जैसा कि हम पिछली बार पढ़ रहे थे, जलीय पारितंत्र के अंतर्गत मैंने मैंग्रोव को समझा था और मैंग्रोव के अंतर्गत हमने बताए थे कि मैंग्रोव क्या होते हैं, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है। साथ ही वह क्षेत्रीय वार तरीके से मैंने उसको वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था और बताए थे कि किस प्रकार से वो तटीय क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करती है, मानवीय संसाधनों को संरक्षण प्रदान करती है, प्राकृतिक संसाधनों को भी संरक्षण प्रदान करती है। साथ ही साथ देखा जाए कि उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या महत्व होते हैं, उनके समझ चुनौतियां क्या हैं, इस ओवरऑल हमने डिटेल से समझा था। ठीक है, तो हमारा उसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा कि जो स्थलीय पारितंत्र है और जलीय पारितंत्र है, उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिसमें प्राकृतिक कारक हैं, क्या मानवीय कारक हैं। प्राकृतिक कारक हैं वो कितने प्रभावित करते हैं, मानवीय कारक हैं वो कितना प्रभावित करते हैं, इनके दोनों के बीच क्या इंटरेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है, इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो पारितंत्र है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। इनके प्रभावित होने की वजह से जो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां उत्पन्न होती है, जिनसे संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ता है, कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, जो जैविक घटक हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जो वन उत्पाद हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसी के अंतर्गत जो जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी को हम देखते हुए हम समझते हैं कि जो वर्तमान में या निरंतर पिछले कई दशकों से जो स्थितियां बनी हुई हैं, बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। तो सबसे आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी से संबंधित रहेगा। जो तंत्र हैं, पारितंत्र हैं या पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके समक्ष जो समस्याएं हैं और समस्याएं कौन सी हैं और उनके समाधान के लिए कोई उपाय है, तो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं, इनके समझ में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा पारितंत्र है, वो पारितंत्र देखा जाए कि जो भी पारितंत्र है, पारितंत्र ये एक्चुअली दो प्रकार का होता है। इसमें एक ले लेते हैं स्थलीय और जलीय, ठीक, और एक संक्रमण भी होता है। इन सभी जलीय पारितंत्र को भी हमने समझ लिया, स्थलीय को भी समझ लिया और संक्रमण पारितंत्र को भी समझ लिया। अब स्थलीय पारितंत्र के समझ क्या क्या चुनौतियां हैं, जलीय पारितंत्र के समझ क्या चुनौतियां हैं, संक्रमण पारितंत्र के समझ क्या चुनौतियां हैं, इन तीनों को हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन जो संक्रमण पारितंत्र है, इसको हम विशेष तौर पे नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके समझ से कोई ऐसी विशेष चुनौती नहीं है, क्योंकि स्थलीय और जलीय पारितंत्र के समझ जो चुनौतियां हैं, वही चुनौतियां संक्रमण पारितंत्र के अंतर्गत भी हैं। तो हम जब इन दोनों को समझ लेंगे तो इनको हम इंट्रोडक्शन करके कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो इसकी अलग से कोई ऐसे चुनौती उत्पन्न नहीं होती है। इन दोनों के बीच जो स्पष्ट चुनौतियां हैं, वही इसकी एक भी चुनौती है। तो स्थलीय जो पारितंत्र है, इसके समझ क्या क्या चुनौतियां हैं, तो हम सबसे पहले स्थलीय पारितंत्र के समझ जो चुनौतियां हैं उसको हम पढ़ते हैं। पहला है चुनौती देखी जाए तो इसके अंतर्गत है वनों का उन्मूलन। पहली चुनौती क्या है? वनों का उन्मूलन। एक्चुअली देखा जाए तो ये वनों का उन्मूलन है, ये क्यों हो रहा है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे क्यों प्रभावित हो रहे हैं, इनका क्यों उन्मूलन कर रहे हैं। ठीक है, और देखा जाए तो वन उन्मूलन के दो प्रकार से कारक हो सकते हैं, जिसमें से एक हम समझ सकते हैं प्राकृतिक कारक भी है। ठीक है, प्राकृतिक कारक है, ठीक, दूसरा है मानवीय कारक। ठीक, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में अगर हम समझते हैं जो प्राकृतिक कारक हैं, उसमें देख सकते हैं वनअग्नि है। ठीक, वनअग्नि एक प्रकार से देखा जाए तो ये मानवीय कारक की भी हम मानते हैं और प्राकृतिक कारक भी है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो दोनों के बीच से एक कॉन्टेक्स्ट का से जुड़ा हुआ एक शब्द है, और इससे क्या है, ये देखा जाए तो मानवीय प्राकृतिक दोनों हैं। तो प्राकृतिक कारक में अगर देखा जाए
तो इसमें जो देखा जाए तो जो मतलब कि जो गर्मी होती हैं, गर्मियों की जो दिन होते हैं, इनके बीच जो वन में जो अंतर्गत जो डालियां होती हैं, ठीक है, तो डालियों के बीच क्या होता है कि आपस में घर्षण होता है। तो घर्षण होने की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो सूखे होते हैं, तो घर्षण उनके बीच होता है। तो घर्षण होने की वजह से उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, इनका क्या होता है, संवहन होता है। और संवहन होने की वजह से इनके बीच क्या है, अग्नि लग जाती है, ठीक है। ये आग का रूप ले लेती है और धीरे धीरे ये क्या है, पूरे जंगल में फैल जाती है। तो पूरे जंगल में फैलने से क्या है कि यहाँ पर जो स्थलीय पारितंत्र है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक कारक है, वो प्राकृतिक कारक में जो जिम्मेदार है वो है वनअग्नि। और वनअग्नि देखा जाए तो ये घर्षण होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने से, संवहन होने से उनमें अग्नि का रूप ले लेती है। साथ ही मानवीय जो क्रियाकलाप हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जो मानव है वो कुछ ऐसे अनैतिक कृत्य करते हैं, बिना समझे सोचे क्या करते हैं कि वो रास्ते में चलते हुए कुछ ऐसी अग्नि या कोई ऐसी माचिस का प्रयोग कर लेते हैं, या वो बीड़ी जैसे पी करके डाल देते हैं, तो उससे भी अग्नि का प्रसार हो जाता है। तो ये भी एक कारक, अहम कारक माना जाता है कि कोई भी वनअग्नि को उत्तेजित करने के लिए जो मानवीय कारक हैं, वो प्राकृतिक कारक हैं, वो किस प्रकार जिम्मेदार माने जाते हैं। तो इसी में देखा जाए तो वनअग्नि देखा जाए तो अमेजन के जंगलों में, ठीक है, अमेजन के जंगल हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल हैं, ठीक है, और इसी में देखा जाए तो कैलिफोर्निया, ठीक, ये क्षेत्र जो है ना, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा वनअग्नि देखने को मिलती है। अभी देखा जाए तो अमेरिका के जंगलों में आग लगी थी, बहुत भयंकर आग लगी थी। तो ये आग जो है ना, आग के कारक मानवीय और प्राकृतिक दोनों भी कारक हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें मानवीय कारक भी जिम्मेदार माने जाते हैं और प्राकृतिक कारक भी। और इनके लिए समाधान के लिए देखा जाए तो बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें से हम आगे बताएंगे वनअग्नि से कैसे क्या उपाय निवारण किया जा सकता है। लेकिन अब भारत की बात की जाए तो भारत में जो वनअग्नि है, तो ये वनअग्नि भारत में जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वहाँ देखने को मिलती है। तो वहाँ कई जो क्षेत्र है वहाँ शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वजह होने से वहाँ शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। और शुष्क क्षेत्र में उधर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तूफान और चक्रवात, झंझावात जैसी गतिविधियाँ भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनके बीच जो गतिरोध होता है, और गतिरोध होने की वजह से इनमें क्या होता है कि आपस में घर्षण होता है और जंगलों में क्या है, आग लग जाती है। तो ये भी एक अहम घटक माना जाता है किसी भी प्राकृतिक जो संपदा है, वन संपदा है, तो उन संपदा को नष्टीकरण में कौन कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें से एक वनअग्नि होती है, और वनअग्नि क्यों होती है इसके हमने बता दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए तो वन उन्मूलन के देखे जाए तो पेड़ पौधों का कटाव भी होता है। मानवीय कारक में देखें तो इसमें एक प्राकृतिक कारक में और भी जैसे वन उन्मूलन जोड़ सकते हैं, जैसे कि सुनामी, ठीक है। सुनामी एक अहम घटक माना जाता है कि जो भी वनों का जो खत्म हो रही, वन संपदा जो खत्म हो रही है, उनका नष्टीकरण हो रहा है, उसमें सुनामी एक अहम कारक माना जाता है। लेकिन सुनामी को कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारे मैंग्रोव होते हैं वो इसको क्या करते हैं, इसके प्रभाव को कम करते हैं, प्रभाव को क्षति करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ सुनामी देखने को मिल जाती है, लेकिन वो वहाँ पे मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं, तो उस पर उसका प्रभाव हमारे वन संपदा पे बहुत बड़ा पड़ता है और उससे वन का नष्टीकरण हो जाता है। तो सुनामी भी एक अहम घटक माना जाता है। साथ ही साथ चक्रवात, तूफान, ठीक है, जिसमें तूफान ले लेते हैं जो चक्रवात आते हैं, ठीक, जो चक्रवात आते हैं, ये भी एक अहम घटक माना जाता है कि किसी भी वनों का उन्मूलन करने में। तो आप समझ सकते हो। इसी के बाद ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ठीक है, वो लावा निकलता है, वो बहुत ही क्या होता है, शुष्क एवं गर्म होता है, शुष्क एवं गर्म होता है। इससे उसका क्या होता है, एकदम प्रसार होता है, ठीक है, संवहन होता है उसका, तो वो बहुत ही गर्म होता है। तो उसमें लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और लौह और निकेल की मात्रा अधिक होने की वजह से वनों की ओर जब ये प्रभावित करता है
तो वहाँ पर उत्पन्न जो वनस्पतियाँ हैं उनका नष्टीकरण हो जाता है। ठीक है, वहाँ नष्टीकरण होने के साथ साथ वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनका भी क्या हो जाता है, उनकी भी समाप्ति हो जाती है। जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, जीव जंतु हैं, बड़े जीव जंतु हैं, उन पर भी इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिससे वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से पलायन भी करते हैं। तो पलायन करने की वजह से भी वनों पर प्रभाव पड़ता है, और वनों पर प्रभाव पड़ता है तो ये कहीं ना कहीं इनका उन्मूलन निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। तो वनों के उन्मूलन के अंतर्गत हमने जो प्राकृतिक कुछ घटक हैं उनको मैंने समझ लिए। अब मानवीय कारकों को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो मानवीय कारक हैं वो मानवीय कारक किस प्रकार से जिम्मेदार होते हैं वनों के उन्मूलन के अंतर्गत, जो स्थलीय पारितंत्र को प्रभावित करते हैं। तो मानवीय कारकों के अंतर्गत हम देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वनों का जो कटाव है, ठीक है, वनों का जो कटाव होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये वनों का जो कटाव है भारत के जो उत्तर पूर्व क्षेत्र हैं, ठीक है, भारत के जो उत्तर पूर्व क्षेत्र हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो जूम खेती करती हैं। ठीक है, तो जूम खेती जो करती हैं तो वो वहाँ पे क्या करते हैं कि एक या दो बार फसल को उपजाते हैं, इसके बाद वो क्या करते हैं वहाँ से स्थानांतरण हो जाते हैं। तो इनको हम एक प्रकार से जूम खेती को हम एक प्रकार से बोल सकते हैं स्थानांतरण खेती। ठीक है, ये स्थानांतरण खेती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि वहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं वो प्रकृति को विश्वास मानती हैं, उसे चीर फाड़ मतलब नहीं करना चाहती हैं, तो वो जूम खेती करती हैं। और जूम खेती देखा जाए तो उसमें एक क्या होता है, जो जंगल होते हैं जंगलों को काट के क्या करते हैं वहाँ पे, जंगलों को काट के वहाँ पे अपना क्या कर लेते हैं कि वहाँ खेती करते हैं। और खेती को फसल उपजाऊ बनाने के लिए वो एक या दो बार महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद क्या है कि वहाँ की जो उर्वरक क्षमता है, खेती की जो जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो लगभग देखी जाए तो 1 से 1.5 फीट तक होती है। ठीक है, जो ABC संस्था बटी हुई होती है। तो इसमें जो देखा जाए तो पाया जाता है एल्यूमिनियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इसी में देखा जाए तो लोहा, आयरन, ठीक है, आयरन पाया जाता है, साथ ही निकल पाया जाता है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट होते हैं जो देखे जाएं तो इसी ज़मीन के जो ऊपर निचले की जो 1 से 1.5% जो मृदा होती है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो भूमि होती है, इस भूमि में जो इनकी जब मात्रा निरंतर कम होती जाती है तो देखा जाता है कि ये जो ज़मीनी होती है वो उपजाऊ नहीं रह जाती, अनुपजाऊ हो जाती है। तो फिर ये लोग जो क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो वहाँ पर जो वन होते हैं वो भी क्या करते हैं, काटते हैं। और इससे क्या होता है वहाँ पर जो वनों का उन्मूलन होता है तो निरंतर ये वनों का जो नष्टीकरण करते हैं, ये क्या करते हैं एक दूसरे से मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण खेती है इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो वनों के कटाव देख सकते हैं, वनों का क्षरण, ठीक है, वनों में देखो जैसे कि वनों का छांटना, ठीक है, इसी के अंतर्गत देखा जाए तो कटाई, छटाई, ये कुछ मुख्य घटक होते हैं। इनका एक सीधा हमारे जो वन होते हैं इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि देखे जाए तो अगर जब वन को काटते हैं तो वहाँ की जो मृदा होती है, ठीक है, वहाँ की जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है कि उसमें कटावपन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो जो वन होते हैं वो वन क्या करते हैं कि जो मृदा है, ठीक है, मृदा का क्षरण नहीं होने देते हैं। ठीक है, जब मृदा का क्षरण नहीं होने देंगे तो वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी कठोर रहती है, काफ़ी मजबूत रहती है और उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब वनों का कटाव हो जाएगा तो वहाँ की जो मृदा है, ठीक है, वहाँ की जो मृदा है वहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो इतना मजबूत नहीं रह जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व अधिक धूप में होने की वजह से कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो धूप में सर्वाइव नहीं करते हैं, उनका वहाँ क्या हो जाता है, दोहन हो जाता है, मतलब उनका नष्टीकरण हो जाता है, जिससे जो फसल उत्पादन है वो 1 या 2 बार ही हो पाती है। इसका भी एक इम्पैक्ट वनों के कटाव की वजह से होता है, ये वन उन्मूलन होता है। लेकिन बात ये होती है कि वन उन्मूलन या वन कटाव गलत बात नहीं होती है, लेकिन उस समय के साथ साथ जैसे कि अगर हम किसी को एक पौधा अगर काटते हैं तो वहाँ पे 5 पौधे लगाने भी चाहिए, जिसमें एक पौधा इसके बराबर को कंपेयर कर सके। और ये
ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक हो सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो CO2 है उसका ये क्या ग्रहण कर सकें, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी आ सके, ठीक है। ग्रीन हाउस का जो प्रभाव होता है वो CO2 की मात्रा की जो सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, जो हमारे बहुत सारे मानवीय क्रियाकलापों में जो उद्योग होते हैं, उद्योगों से निकलने वाली जो गैसें होती है उसमें CO2 भी एक अहम गैस होती है, तो इसी ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। इसमें से मेथेन भी है, ठीक है, ये भी एक प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती हैं। तो इन जैसी जो गैसें हैं इनको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना की आवश्यकता होती है, ठीक। अहम मुख्य माना जाता है CO2। तो CO2 को कम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। तो पौधे काटना गलत नहीं होता है, लेकिन पौधे काटने के साथ साथ वनों का क्या करें, वहाँ पे जो उन्मूलन होता है उन पे वनों का उत्पाद भी करते जाएं, ठीक है, और शायद देखा जाए तो वनों को लगाते जाएं, पेड़ को लगाते जाएं। तो क्या होता है कि जो हमारा जो नेचुरली जो संतुलन है, प्रकृति का जो संतुलन है, वनस्पतियों का संतुलन है वो बना रहेगा, और एक निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं, प्राकृतिक गतिविधियाँ हैं, मानवीय गतिविधियाँ हैं, इसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो वनों का कटाव जो होता है वो एक प्रकार से देखा जाए ये मुख्य कुछ घटक मायने जाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो प्राकृतिक मानवीय जो और भी क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें एक और मान सकते हैं कि जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उसमें जैसे कृषि भूमि बनाना, ठीक है, तो कृषि भूमि बनाना तो मैंने बता ही दिया है कि जो बहुत सारे जो जनजातियां होती हैं, ठीक है, वो कृषि को क्या करती हैं, अपने खेती में कृषि को बदलने के लिए जंगलों का क्या नष्टीकरण करती हैं, उनका नष्ट करती हैं, उनको ख़त्म करती हैं, ठीक है। तीसरा अहम फटक देखा जाए तो कृषि का लिख लेते हैं, कृषि को बनाना, ठीक। इसी के अंतर्गत हम लिख सकते हैं तीसरा सबसे ज़्यादा है औद्योगिक विकास। देखिए जब औद्योगिक विकास है तो इसके लिए बहुत से ज़्यादा क्या होती है, एक एरिया होना चाहिए, ठीक, सेंसिटिव एरिया होना चाहिए, और सेंसिटिव एरिया के लिए देखा जाए तो वहाँ पूरा एक तंत्र विकसित किया जाता है, ठीक, आर्थिक तंत्र विकसित किया जाता है, आदान प्रदान का विकसित किया जाता है। तो वहाँ पे जो वनों का है, वहाँ वनों का क्या है, कटाव किया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो औद्योगिक विकास में और भी जो कारक माने जाते हैं, जैसे सड़क निर्माण है, ठीक, अगर औद्योगिक विकास होगा तो वहाँ सड़क निर्माण भी होगा, ठीक। सड़क निर्माण में भी देखा जाए तो पेड़ पौधों का छड़ किया जाता है। उनका मतलब सड़क निर्माण में जो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेस होते हैं, हाईवे होते हैं, ठीक है, जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो बनाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, वन जो होते हैं तो वनों का उन्मूलन किया जाता है, ठीक है। ट्रेनें जो होती हैं, जैसे रेलवे है, रेलवे जब जाती है तो कहीं से मार्ग अगर उसका जाता है तो वहाँ वनों का उन्मूलन किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो औद्योगिक विकास में क्या है, जो बहुत सारी जो औद्योगिक विकास हैं उसके में जो वहाँ पर खुद में औद्योगिक विकास में भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, फर्नीचर का भी बहुत सारी प्रयोग किया जाता है। तो उसमें भी फर्नीचर की वजह से क्या होता है, वनों का कटाव किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वनों के कटाव में बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसमें ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करना, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो चराई, ठीक है, चराई करते हैं, बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो चराई करते हैं, ठीक है। तो चराई करने के साथ साथ क्या होता है कि वहाँ की जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व जो होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, तो उसका भी एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, वनों पर पड़ता है। तो वहाँ की जो वनों को पूर्ण रूप से जब पोषक नहीं मिल पाते हैं तो उनकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और एक समय के बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो और उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, ऐसे जीवाणु लग जाते हैं जो धीरे धीरे पौधों को ख़त्म करके नष्ट कर देते हैं। तो ये कुछ अहम घटक माने जाते हैं। तीसरी बात देखी जाए तो यूरिया को लेकर के है, जो मानवीय क्रियाकलाप में यूरिया में जैसे वृद्धि है, ठीक है। अगर एक स्तर तक अगर किसी चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, अगर उस लिमिटेशन से अधिक अगर किसी का हम प्रयोग करते हैं तो वो हो सकता है कि उस पर विपरीत प्रभाव पड़े, और विपरीत प्रभाव पड़ने से उसके अस्तित्व का ही खत्म हो जाए, वो अस्तित्व ही उसका समाप्त हो जाए। तो ये एक अहम कारक जिम्मेदार होता है यूरिया। जैसे कि अगर कोई पौधा है उस पर अगर हम हमें लोगों को, जैसे हमारे यहाँ के किसान हैं, उनको जानकारी नहीं होती है तो क्या करते हैं कि वो यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं ताकि वो फसल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें।
लेकिन ये उत्पादन जो होता है कभी कभी इसके विपरीत हो जाता है और यहाँ पर रहने होने वाली जो फसलें होती हैं उनका नष्ट हो जाना भी एक अहम घटक है। और इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे जो उसमें लगे हुए जो पेड़ पौधे हैं, जो खेतों में किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ भी यूरिया का जब इस्तेमाल होता है तो हो सकता है उसके विपरीत भी प्रभाव पड़ जाए, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एक घटक तो माना ही जाएगा ना। तो ये भी एक विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो ये भी वनों पर क्या है प्रभाव डालने का एक अहम घटक माना जाता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो वनों का कटाव है, वनों का क्षरण है, वनों का कैसे प्रकार से इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें वनों का जो उन्मूलन है, वनों के उन्मूलन में एक मृदा कटाव अपर्दन है। मृदा कटाव अपर्दन मतलब कैसा होता है कि जैसे कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वनों का क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो एक निश्चित तौर पे देखा जाए तो वहाँ पर जो मृदा कटाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो वन है ना, ये जो वन है ये एक समय तक क्या करते हैं मिट्टी को कठोर रखते हैं, ठीक है, मिट्टी को क्या कठोर रखते हैं जिसे क्षरण नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो अपर्दन की क्या है गतिविधियां कम देखने को मिलती हैं, ठीक है, मृदा अपर्दन कम होता है। और जैसे ही मिट्टी का वहाँ पे वनों का क्या करेंगे कटाव कर देंगे तो मिट्टी का भी क्या होगा क्षरण हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी का जैसे ही क्षरण होगा तो वहाँ की जो उपज है, ठीक है, वो क्या होगी धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। तो और वो मिट्टी कैसी बन जाएगी, वो मिट्टी मस्तूरी बन जा सकती है, ठीक। अगर उसका सही तरीके से अगर उपयोग नहीं किया गया, ठीक, उर्वरक का उपयोग नहीं किया गया या उसको जुताई नहीं की गई, ठीक है, तो वो एक समय के बाद वो मिट्टी क्या मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मृदा अपर्दन भी है। जैसे कि मृदा अपर्दन की अगर हम बात करें तो मतलब कि इसका एक अहम घटक माना जाता है जैसे बाढ़, ठीक, इसमें बाढ़ में जैसे ले सकते हैं वर्षा, ठीक, तो वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ होगी, और बाढ़ होगी तो क्या होगी जो वहाँ पर जो वन संपदा है, ठीक है, वन संपदा है तो वन संपदा पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और इससे वन संपदा प्रभाव पड़ेगा तो उसका उन्मूलन निश्चित तौर पर होगा। और उन्मूलन होगी कि वहाँ उन्मूलन होने से वहाँ पर जो मिट्टी है तो मिट्टी का क्या होगा कटाव होगा, और मिट्टी कटाव होने से वहाँ की उपज है वो कम होती चली जाएगी और एक निश्चित तौर पर वो भी मरुस्थलीय मिट्टी में बदल जाएगी। तो ये मृदा अपर्दन कुछ माने जाते हैं। और मृदा अपर्दन एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ रासायनिक प्रयोग भी अधिक से अधिक हम करते हैं तो उसका भी एक इसका विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। रासायनिक पदार्थ में बहुत सारे ऐसे मतलब केमिकल होते हैं जो उपजाऊ को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। हम खरपतवार के लिए हम क्या करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं केमिकलों का, तो इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ जाता है, मृदा अपर्दन फिर होने लगता है। तो इससे मिट्टियों का क्या होता है कटाव होने लगता है, क्योंकि जो आप जानते हो कि जो मिट्टी होती है वो चट्टानों से ही बनती है, ठीक है, एक समय चट्टानें घिस घिस कर बन जाती है, ठीक है। और वही मिट्टी देखा जाए तो एक्चुअली में चट्टानों में नाइट्रोजन तो नहीं होता है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को देखा जाए तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक, नाइट्रेट के फॉर्म लेते हैं। जो राइजोफेरा एजोक्टोबैक्टर जो होता है वो क्या करता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में क्या करता है वो पेड़ पौधों को उपलब्ध कराता है। तो समझ सकते हो कि वहाँ पर देखा जाए तो जो मृदा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्षरण हो जाएगा, तो वहाँ का ही जो चट्टान से मिलकर जो मिट्टी बनी थी वो भी एक मरुस्थल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये मृदा अपर्दन भी एक अहम घटक है। इसमें हम समझ सकते हैं कि जो वन उत्पाद है या वन उन्मूलन है वो किस प्रकार से और किन किन गतिविधियों के माध्यम से होता है। उसमें कुछ प्राकृतिक कारक हैं एवं मानवीय कारक हैं। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि मानवीय कारक कौन से हैं, प्राकृतिक कारक कौन से हैं। उसमें जैसे कि मैंने बताया कि कृषि का भूमि बनाना, रूपांतरित खेती का है, औद्योगिक विकास है, यातायात विकास है, चराई है, ठीक है, वनअग्नि है, जलवायु परिवर्तन, मृदा कटाव, अपर्दन या जैव विविधता की कमी, ये कुछ अहम कारक माने जाते हैं जो देखा जाए तो वन उन्मूलन के लिए मुख्य माने जाते हैं। अब हम इसी में पढ़ेंगे कि वन उन्मूलन के लिए वन उन्मूलन का महत्व क्या है, क्योंकि अगर वन उन्मूलन नहीं होता है वनों का महत्व क्या है, और अगर इनका उन्मूलन नहीं किया जाए तो हमें ये किस प्रकार से योग्यता प्रदान कर सकते हैं, हमें संरक्षण दे सकते हैं, साथ ही साथ वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं।
तो इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर वनों का उन्मूलन नहीं होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले यह है कि अधिक से अधिक अगर देखा जाए, अधिक से अधिक ये CO2 को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को उत्सर्जन करेंगे, जिससे क्या है कि वहाँ की जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जो जीव जंतु हैं उनमें विकास होगा, जीव जंतुओं में विकास होगा, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में विकास होगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो अन्य जीव जंतु होते हैं जो आहार श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में आ जाते हैं, तो खाद्य के रूप में छोटे छोटे जीवों का विकास होगा जो बड़े जीवों के लिए भोज के रूप में, ठीक है, और उनके भोजन के रूप में उपयोगी साबित होंगे। तो ये जो है ना अधिक से अधिक CO2 को क्या करेगा, खपत करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो जो वन उन्मूलन है इनकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कम होता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस कम होता है। तो एक क्लाइमेट के तौर पे देखा जाए तो हमारा जो वन उन्मूलन वनों का जो महत्व है वो कितना महत्व रखते हैं, ठीक है, तो ग्रीन हाउस के लिए भी महत्व रखते हैं। दूसरे रखते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी है, ठीक, इसी के अंतर्गत आ जाओ, चक्रवात है, ठीक है, और वर्षा है, ठीक है, और देखा जाए तो मृदा अपरदन है, और देखा जाए तो ये कुछ प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे संरक्षण प्रदान करती है। जैसे कि जो सुनामी है उसको संरक्षण देती है। सुनामी जो हमारी देखा जाए 2004 में आई थी, सबसे बड़ी सुनामी थी। इसके बाद इससे निपटने के लिए सरकारी उपाय किए गए थे, ठीक है। इससे पहले वनों के लिए कोई ऐसे खास ठोस कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन जब 2004 में जो एक बड़ी सुनामी आई थी जिससे देखा जाए तो बहुत ही तटीय क्षेत्र प्रभावित हुए थे। भारत के अंडमान निकोबार प्रभावित हुआ था, इंडोनेशिया वगैरह भी प्रभावित हुआ था, भारत का भी तटीय प्रभावित जो हमारा उत्तर दक्षिण का जो क्षेत्र है वो भी प्रभावित हुआ था, ठीक है। बंगाली खाड़ी वाले जो क्षेत्र थे वो भी प्रभावित हुए थे, ये वाले, ठीक, ये वाला क्षेत्र था, ये वाला, और ये पूरा क्षेत्र था यहाँ जो अंडमान निकोबार ये क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो ये क्षेत्र को जब देखा गया प्रभावित हुआ तो इनको संरक्षण के लिए यहाँ पर जो वनस्पतियाँ थी, मैंग्रोव वनस्पति थी, तो मैंग्रोव वनस्पति ने क्या किया था, और जो यहाँ से उत्पन्न होने वाली जो सबसे ज़्यादा सुनामी थी, ठीक है, उस सुनामी को क्या किया, नियंत्रण किया। तो कम से कम हमारे भारत में उसकी क्षति हुई थी, फिर भी बहुत सारी क्षति हो गई थी, लगभग 2-2.5 लाख भी मारे गए थे। तो फिर भी मैंग्रोव एक अहम कारक रहा जिसने बहुत सारा हमारा जो आर्थिक संसाधन को बचत प्रदान की, ठीक है, मानवीय संसाधनों की रक्षा की, आवासों की रक्षा की, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम प्राकृतिक आपदा में सुनामियों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। इसी में देखा जाए तो वन है, जो चक्रवात हैं, बहुत बड़ी बड़ी हवाएं आती हैं, तेज हवाएं आती हैं जो वनों से टकराती हैं, तो वो भी हमारे लिए एक उपयोगी साबित होते हैं, ठीक है। उनमें भी क्या है, उनका एक बहुत महत्व मतलब अदा करते हैं, ठीक है। वर्षा की बात की जाए तो वर्षा की क्या है कि जो जहाँ पे जो वन होते हैं, सबसे ज़्यादा वन होते हैं, वहाँ पे वर्षा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि ये वर्षा के आकर्षक माने जाते हैं, ठीक है। जो वन होते हैं ये क्या है, वर्षा के आकर्षक होते हैं, और ये वर्षा को आकर्षित करते हैं, और ये क्या करते हैं कि वर्षा को आकर्षित कर बारिश करते हैं, ठीक है। तो बारिश करने में भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो मृदा अपरदन, जो मृदा अपरदन होता है उनका क्या करते हैं, ये संरक्षण करते हैं, ठीक है। मृदा अपरदन का ये संरक्षण करते हैं, और जिससे क्या होती है कि हमारी भूमि है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, वहाँ पर वो पोषक तत्व हैं वो बने रहते हैं, और निश्चित समय पर निरंतर क्या होते हैं कि वहाँ की जो स्वच्छ वातावरण है, जीव जंतु स्वच्छ रहते हैं, ठीक है। एक मौसम ठंडा रहता है, और वहाँ की जो हवाएं हैं, जलवायु हवाएं हैं, दशाएं हैं, वो काफ़ी स्वच्छ रहती हैं, और ऑक्सीजन भी स्वच्छ तरीके से मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो हमारा जो वन है वो कितने महत्वपूर्ण प्ले रोल अदा करते हैं।
तो हम समझ लेते हैं कि जो इसमें अधिक से अधिक है जो था CO2 का भंडारण है, ग्रीन हाउस गैस है, इसको नियंत्रण कर प्राकृतिक सुनामी, चक्रवात, वर्षा, अपरदन, संरक्षण, ये कुछ उपाय हैं। ठीक है, जो मतलब कि जो कुछ ऐसे जो वन हैं उनसे हमको संरक्षण प्रदान मिलता है या संरक्षण मिलता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम अब पढ़ेंगे कि जो कुछ हमारे स्तर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, उपाय के बारे में देखा जाए तो स्थलीय पारितंत्र की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। स्थलीय पारितंत्र की सुरक्षा के लिए अगर उपाय की बात की जाए तो इसके अंतर्गत पहले हम एक बार और पढ़ लेते हैं मरुस्थल या बोल सकते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का अर्थ ये होता है कि जो भूमि है, ठीक, जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदलना, यानी कि अनुपजाऊ होना, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है उसका अनुपजाऊ होना। अब उपजाऊ से अनुपजाऊ होती है तो उसका क्या रीजन है, उसके पीछे क्या कारण है कि निरंतर हमारे यहाँ मरुस्थलीकरण होता जा रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि मरुस्थल एक प्रकार से ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सबसे ज़्यादा उच्च दाब पेटी पाई जाती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, तो ये पृथ्वी का क्या है, ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से लगा लगा ऊपर ये हमारा 23.5 डिग्री है कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। ठीक है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के जो ऊपर के जो 10 डिग्री और होते हैं, 10.5 डिग्री होते हैं, ये हमारा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर ओबेसिली देखा जाए तो मरुस्थल पाए ही जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जैसे वायु हमारी यहाँ पे जब टकराती है भूमध्य रेखा पर तो ये वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है, अगर इसका संघनन हो जाता है, या संघनन होने के बाद अगर उषांक इसका उषांक से नीचे हो जाता है तो ये निश्चित तौर पे बारिश कर देती है। ठीक, निश्चित तौर पे बारिश कर देती है। जब इसका संघनन नहीं हो पाता है तो ऊपर उठ के क्या चली जाती है, इसके जो उच्च दाब है उधर क्षेत्र में चली जाती है और जैसे ही वहाँ बैठने लगती है तो समझ सकते हैं कि वो बारिश नहीं करेगी। जब वहाँ बैठने लगती है तो यहाँ पर रहता है उच्च दाब और इतना उच्च दाब हो जाता है कि यहाँ पर देखा जाए तो 1,000 तक ATM का दाब हो जाता है, जिससे यहाँ पर इतना गर्मी होती है कि वो मिट्टी जो है वो इतने तापमान में वृद्धि हो जाती है, इतनी तापमान में वृद्धि हो जाती है कि वो स्वयं में क्या हो जाता है कि सिलिकेट जो है या सिलिकॉन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, और जैसे सिलिकॉन एक्टिवेट होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन क्रिया करके सिलिकेट बना लेता है और यही हमारा मरुस्थलीय मिट्टी है। ठीक, यही हमारी मरुस्थलीय मिट्टी है। तो मरुस्थलीय मिट्टी एक प्रकार से देखी जाए तो सिलिकेट ही होती है, जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, और इसमें देखा जाए तो ये है ना, ये देखा जाए तो ये एक समय तक बाष्पीकरण करते हैं। ठीक, बाष्पीकरण करते हैं, फिर जब ये ठंडा हो जाते हैं, बाष्पीकरण इतना करते हैं कि दोपहर के टाइम देखा जाए तो ये इतना गर्म हो जाते हैं, फिर ये बाष्पीकरण करते हैं तो फिर रात में ये इतना ही ठंडे हो जाते हैं। तो वहाँ के जो कण होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं और मिट्टी के, या उसे हम बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, तो इसमें सिलिकेट की मात्रा होती है, तो वो रात में ठंडे हो जाते हैं। तो देखा जाए तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, और जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो जीरोफाइट के होते हैं। जीरोफाइट के पौधे एक प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जिसमें देखा जाए तो एक प्रकार से कांटेदार पौधे होते हैं, कांटेदार रंध्रनुमा पौधे होते हैं, जो क्या करते हैं लंबे समय तक बाष्पीकरण को बनाए रखते हैं, रखते हैं,
जिससे क्या है कि वो अपने को सर्वाइव करने के लिए, अपने जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए वो बाष्पीकरण पर डिपेंड रहते हैं। और एक निश्चित तौर पर इनका जो बाष्पीकरण जो होता है वो बहुत ही कम होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखते हैं, क्योंकि इसमें पौधे देखा जाए तो छोटे होते हैं और छोटे होने की वजह से इनकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी कठोर और नीचे होती हैं और नीचे से रंध्र से ये जल को चूसक पंप की तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये जीरो फाइट के होते हैं, ये छोटे ही पौधे होते हैं, ज़्यादा बड़े पौधे नहीं होते हैं। जिसमें देखा जाए तो झाड़ी हुआ, ठीक है, किसी में नांगफनी है, ठीक है, कैक्टस है, करौंदा है, बलून है। ठीक, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जीरो फाइट किस्म के पौधे होते हैं जो बहुत ही दूर दूर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत पास में नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और देखा जाए तो इनके नीचे की जो छत्र छाया होती है और छत्र छाया के अंतर्गत ही नीचे देखा जाए तो वहाँ पे तापमान कम पाया जाता है, तापमान की कमी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे छोटे पौधे भी उग जाते हैं। ठीक है, जो छोटे पौधे उग जाते हैं उन पौधों से क्या होता है कि वहाँ की जो वनस्पति होती है तो वो वनस्पतियाँ पे देखा जाए तो छोटे पौधों को ऑक्सीजन जब निरंतर मिलता जाता है तो वो वहाँ की मृदा में थोड़ा क्या होता है कि स्ट्रांग हो जाती है, जिससे वहाँ पर अगर लंबे समय में कभी बारिश होती है तो ये पौधे क्या करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसमें जो मरुस्थलीकरण है, मरुस्थलीकरण के बारे में हमने समझा। ठीक है, मरुस्थलीकरण कैसे क्या होता है, और मरुस्थलीकरण में देखा जाए तो भारत में जो मरुस्थलीकरण है वो देखा जाए तो सबसे पहले तो 22 लाख, जो 22 लाख कुछ डाटा है, ठीक है, वो डाटा हमारा जितना है 22,84,000 और 472, तो 22,84,472 इतने क्षेत्रफल पे देखा जाए तो भारत का कितना क्षेत्र है, 32,87,263 है। ठीक है, इतना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 22,04,472 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र का एक प्रकार ऐसे है कि ये लंबे समय तक मरुस्थलीकरण में बदल जाएगा या बदल रही है। तो एक प्रकार से धीरे धीरे ये मिट्टी क्या है कि शुष्क से मरुस्थल में बदल रही है। शुष्क क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो उपोष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र होता है जिसमें क्या है कि देखा जाए तो बहुत सारी यहाँ पे बारिश की कमी देखने को मिलती है, और बारिश ज़्यादा से ज़्यादा जब कम होती जाएगी तो यहाँ के पेड़ पौधे भी क्या है, उनका क्षरण होता जाएगा, उनका उन्मूलन होता जाएगा, और एक निश्चित तौर पर जो मृदा है उसके जो पोषक हैं वो खत्म हो जाएंगे, पोषक तत्व जो खत्म हो जाएंगे, जिससे क्या है कि वो मृदा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी डेजर्ट, मरुस्थली में। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि लंबे समय तक अगर इसका उपयोग, इसका मतलब देखा जाए तो इसका संरक्षण नहीं किया गया, इसके बारे में कदम ना उठाए गए, तो एक लंबे समय में बहुत सारे ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, बहुत सारी चुनौतियां मिलेंगी। इसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी कृषि पे पड़ेगा। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे जो कुछ रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे देखा जाए तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलेगी, औद्योगिक चुनौतियां मिल सकती हैं, उसमें कृषि से संबंधित चुनौतियां मिल सकती हैं, पोषक तत्वों से संबंधित चुनौतियां मिल सकती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चुनौतियां मिलेंगी, रोजगार से संबंधित चुनौतियां मिलेंगी, ये इसका एक सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही देखा जाए तो इनके एक प्रभाव हमारे पे प्रत्यक्ष रूप से ये पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में कमी देखने को मिलेगी, घुटन होगी, और निश्चित तौर पर देखा जाए तो मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय व्यक्तियों पर या मानवीय लोगों पर या मानव पर या कह सकते हैं या बोल सकते हैं जो जीव जंतु है उस पर भी इसका एक प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे अहम कारक माने जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो थार का जो मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है, जो पूर्ण रूप से क्या है, जो थार का मरुस्थल है पूर्ण रूप से क्या है, मरुस्थली है, उसमें ज़्यादा कोई उपजाऊ नहीं होता है, कोई मतलब एक अनुपजाऊ है। उस वो लगभग देखा जाए तो कितनी है, वो है 1,96,150 वर्ग किलोमीटर, 1,96,150 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, वो इतने क्षेत्रफल पे हमारे जो मिट्टी है उसका क्या हो चुका है, मरुस्थलीकरण में वो परिवर्तन हो गई है, धीरे धीरे इस पे मरुस्थलीकरण होती जा रही है। ठीक है, तो
ये कुछ चीज़ें हैं, डाटा है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी है उसको हमने बेसिक तरीके से समझा दिया है। लेकिन अब बात ये आती है कि इसके आगे का जो है हमारे स्थलीपाई तंत्र के अंतर्गत जो भूमि अवनमन है, भूमि अवनमन क्या होता है। जैसे कि भूमि अवनमन आप जैसा जानते हो कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक रूप से या मतलब सॉरी जो देखा जाए तो मानवीय रूप से बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें थर्ड हमारा ऑप्शन आता है भूमि स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत जो समस्याएं हैं, ठीक है, स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उसमें एक आता है हमारा जैसे कि भूमि अवनमन। जो भूमि अवनमन है ये देखी जाए तो भूमि अवनमन है तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी देखा जाए तो मृदा पर पड़ने वाला प्रभाव है। और मृदा पे प्रभाव किससे पड़ता है, तो ये पड़ता है रासायनिक पदार्थों से। आप जैसा कि जानते हो कि जो मानव है वो खरपतवार के लिए, जो मानव है वो खरपतवार के लिए बहुत सारे ऐसे रासायनिक प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसकी भूमि पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारी जो भूमि होती है उसमें कुछ धातु तत्व भी पाए जाते हैं, अधातु भी पाए जाते हैं, ठीक, धातु अधातु भी पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसी में देखा जाए तो मैग्नीशियम है, आयरन है, निकेल है, ठीक है। तो ये कुछ धातु पाए जाते हैं। अधातु जैसे कि आप ऑक्सीजन है, ठीक है, इसी में देखा जाए तो और भी है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और भी कई सारे पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे अहम धातु अधातु जो पाए जाते हैं, गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। इनका क्या होगा, इसमें रासायनिक पदार्थों से क्या होगा, इसका रासायनिक पदार्थों से इनको इंट्रैक्शन होगा या संकलित होंगे। तो इसकी वजह से यहाँ की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में कमी होती जाएगी। तो भूमि का क्या हो जाएगा, अवनमन होगा। तो भूमि अवनमन एक्चुअली में देखा जाए तो ये मानवीय गतिविधियाँ, मानवीय क्रियाकलापों के हस्तक्षेप से भूमि पे जो प्रभाव पड़ता है, मृदा का जो क्षरण होता है उसे हम भूमि अवनमन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भूमि अवनमन है वो कैसे होता है, और आप जैसे जानते हो कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे देखा जाए तो जो नाइट्रोजन लेते हैं वो लेते हैं राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर, ठीक। एजोबैक्टर जो होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करता है, ठीक। हम ये आगे डिटेल से समझेंगे, ठीक है, जब नाइट्रोजन का हम जो चक्र पढ़ेंगे तब। तो जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट को क्या है, जो पेड़ पौधे हैं नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, क्योंकि हमारी जो नाइट्रोजन है वो चट्टानों में नहीं पाई जाती है, और चट्टानों में ना पाने की वजह से जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो ये उर्वरक में बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजन पाई जाती है, साथ ही साथ कुछ ऐसे जहरीली गैसें भी मिल जाती हैं देखने को। वैसे तो उर्वरक में एनपीके होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, ये तीनों मिलकर और एक उर्वरक का निर्माण करते हैं। लेकिन उर्वरक में कुछ ऐसे तीनों से तत्वों से मिलकर भी कुछ ऐसी जहरीली गैसें मिल जाती हैं जो, और कुछ जो भूमि होती है उनसे अट्रैक्शन हो जाता है, जिससे एक नई कोई जहरीली गैस बन जाती है। तो ये भी एक सीधा इस पर इम्पैक्ट डाल देती है, एक प्रभावित करती है। तो समझ सकते हैं, तो वहाँ पे भूमि का अवनमन होना निश्चित तौर पर है। तो जो पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं, नाइट्रेट लेते हैं, और नाइट्रेट किसके रूप में लेते हैं, वो लेते हैं नाइट्रोजन लेते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और वो इसको नाइट्रोजन से नाइट्रेट कन्वर्ट में जो एजोबैक्टर जो होता है, एक प्रकार का सूक्ष्म बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और नाइट्रेट से नाइट्रोजन फिर तो वो सूडोमोनास होता है, उसको भी नाइट्रीकरण करते हैं। तो वो हम आगे डिटेल से समझेंगे। जो भूमि का अवनमन है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने समझ लिया। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो जो पारितंत्र है, जो स्थलीय पारितंत्र है, उसके समक्ष जो वर्तमान में चुनौतियां हैं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हमने समझा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने पढ़ा कि स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत जो प्रभावित वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि सरकार को
क्या कदम उठाने चाहिए या सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ है कि वनों का संरक्षण। वनों के संरक्षण के लिए जैसे कि वन अधिनियम 2006, ठीक, जैसे ये 1980 का है, इसे संशोधन किया गया है 2006 में। ठीक है, और वनों को संवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक, इसी में देखा जाए तो जो मृदा संरक्षण है राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक, और इसी में देखा जाए तो और भी हैं, जैसे वन एवं जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक, मृदा संरक्षण के लिए मृदा कार्ड है। ठीक, मृदा के लिए भी और सारे हैं सकते हैं, जैसे कि और भी उपाय हैं जो सरकार ने किए हैं। वो उपाय में देख सकते हैं कि जो अभी सरकार ने किया है कि जो खेती है वो रासायनिक मुक्त खेती होगी। ठीक, रासायनिक मुक्त खेती पे अभी जो प्रयास किया गया है, जिसमें से आंध्र प्रदेश ने इसका प्रयोग किया है। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने इनका उपाय किए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो हमारे संविधान में भी वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मौलिक अधिकारों में भी बात ये कही गई है। तो वनों के संरक्षण के लिए जो सरकार ने उपाय किए हैं, इसी में देखा जाए तो वनोत्पाद, या बोल सकते हैं कि जो वनों को लगाना। ठीक, ये कुछ अहम योजनाएं हैं, सरकार की स्कीम है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए तो और भी हैं, जैसे कि जो आदिवासी हैं। ठीक, आदिवासी को जो जंगलों से अलग करके उनके लिए अलग से संरक्षण की सुविधा देना, आवास देना। ठीक है, ये सब कुछ उनके लिए अलग से सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, उनका पोषक देना, उनको खान पान से संबंधित आर्थिक समस्याओं को समाधान के लिए उपाय करना। ठीक है, ये कुछ वनों के लगाने का जो उपाय हैं वो बोले गए हैं। साथ में देखा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक, मरुस्थलीय क्षेत्र में वन लगाना। ठीक, मरुस्थलीय क्षेत्र में वन लगाना है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। बहुत सारे उपाय किए हैं गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो जो कृषि है वो, ठीक है, वो इस प्रकार से मतलब उपाय किए गए हैं कि जो कृषि है वो जो संरक्षण के लिए आप इस प्रकार से कुछ उपाय किए गए हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं इस प्रकार से लगाने के लिए, ग्रिड में लगाने के लिए इस प्रकार से कुछ उपाय किए गए हैं। ठीक, ताकि मृदा का कम से कम कटाव हो और उनको पानी की सुविधा पर्याप्त मिलती रहे। साथ ही साथ देखा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र में नदी जोड़ो परियोजनाएं जो हैं, ठीक, और सतलज जो इंदिरा सागर जो झील है, इंदिरा सागर जो नहर है, ठीक, ये देखा जाए तो राजस्थान के जो कैबलादेव पक्षी अभ्यारण्य है उनकी आधुनिक संरक्षण के लिए, वहाँ के पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए है। तो ये कुछ अहम उपाय हैं, जैसे कि नदियों को आपस में जोड़ना, ठीक, और दामोदर घाटी परियोजना, और देखे जाए तो बांध परियोजना,
ठीक है। तो इनके बीच विवादास्पद होने पर केंद्र द्वारा समाधान निकालना, ये कुछ मेन फैक्टर माने जाते हैं मतलब कि संरक्षण के लिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो तटीय क्षेत्र में जो वन है, जो तटीय क्षेत्र में वन है, ठीक है, वहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ हैं उन पर रोक लगाना, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख घटक माने जाते हैं, प्रमुख उपाय माने जाते हैं जो सरकार ने किए हैं। और इनके लिए अलग से डाटा जारी करना, मानचित्र तैयार करना, ये भी एक अहम उपाय किए गए हैं, ठीक है। और समय समय पर देखा जाए कि इसके प्रति जो डाटा निकाले जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत, ठीक है। और जो इसके तहत मरुस्थलीय एक अधिनियम है उसके तहत भी इसको संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। और भी देख सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए, सार्वजनिक जागरूक करने के लिए कृषि का जो मतलब वन उन्मूलन है उसको नियंत्रण करना, ठीक है। और देखा जाए तो ये कुछ अहम फैक्टर माने गए हैं या अहम घटक हैं जो सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, नियमित रूप से उन्हें रेगुलेट किया गया है। और इससे क्या होगा कि निश्चित तौर पर वनों का संरक्षण होगा और हमारी जो प्रकृति है वो स्वच्छ भरी रहेगी। साथ ही देखा जाए तो जो पेरिस समझौता हुआ था, ठीक, पेरिस समझौता के तहत जो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने का बोला गया है, जो तापमान है उसमें वृद्धि नहीं होने की, ठीक है। ये कुछ अहम प्रयास हैं, बहुत सारे प्रयास हैं, बहुत सारे सरकार ने प्रयास किए हैं, वो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है। कल हम पढ़ेंगे जलीय पारी तंत्र के समझ जो समस्याएं हैं और संक्रमण पारी तंत्र है उसके समझ क्या समस्याएं हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा पारितंत्र है वो पारितंत्र, स्थायी पारितंत्र के समझ जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कौन सी हैं, पारितंत्र के अंतर्गत क्या सरकार ने उपाय किए हैं, साथ साथ देखा जाए तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं, वन अग्नि जो होती है उसको नियंत्रण करने के लिए जो वन है वहाँ पे बीच बीच में नालियाँ बनाना, नहरें बनाना या वहाँ बहुत सारे ऐसे जो नाले बनाना जिससे क्या है कि एक अग्नि दूसरे क्षेत्र में ना जा पाए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो मतलब सरकार को करना भी चाहिए और सरकार इस पर पुरजोर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अलग से बजट बना के इसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो ये कुछ अहम उपाय हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा तो भविष्य में सतत विकास के लिए इसका प्रयोजन एक देखा जाए तो निश्चित रूप से लाभान्वित होगा और